Welcome to all of you on the platform of ICS Online. So today we are going to discuss about Bihar Caste Survey. So रिसेंटली बिहार कास्ट सेंसस के रिपोर्ट्स बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए थे, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आज समझेंगे क्या उसके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थे, क्या रिपोर्ट्स में डिस्कस किया गया था। सो ये हमारा रहने वाला है कि हम आज क्या क्या समझने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज सेंसस क्या है, देन कास्ट सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या फ़र्क है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं। बिहार कास्ट सेंसस की रिपोर्ट में क्या मेजर फाइंडिंग्स थी वो हम लोग देखेंगे। कास्ट की क्या डेमोग्राफी है बिहार स्टेट में वो समझेंगे और इसके क्या अदर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। कास्ट सेंसस के रिस्पेक्ट में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, इसको भी एक बार देखने की समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज सेंसस? सो इट इज़ a periodic government count of population. Just a second. Yeah, it's a periodic government count of population that usually includes social and economic information. So basically अगर हम इसको समझें तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेंसस का बेसिक जो मीनिंग है वो है पॉपुलेशन सेंसस से। अगर हम देखें सेंसस के डाटा, हर एक डाटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन होता है। लाइक टोटल पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन कितना है, लिटरेसी है तो पॉपुलेशन के कितने परसेंट में लिटरेट है, कितना नहीं है। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पॉपुलेशन। सो इट्स यूजुअली इन जनरल टर्म सेज एज पॉपुलेशन सेंसस, और ये हर 10 साल के इंटरवल पे होता है। सो इसे डेसीनियल कहते हैं। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और किस ऑफिस के सुपरविजन में होता है? देन इट इज़ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। सो अभी आप कमेंट डाउन करिए कि अभी इंडिया का कौन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। सो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में रह रहा है कास्ट सेंसस। तो सो नेक्स्ट इज सेंसस कम्स अंडर द यूनियन सब्जेक्ट। वी ऑल नो कि 7th शेड्यूल में फंक्शंस को कैटेगराइज किया गया है यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेसिडुअल में। सो सेंसस कम्स अंडर द यूनियन सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है कि ये सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है। और यही एक इशू था कि कैसे बिहार गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट होकर के सेंसस करा सकते हैं जबकि सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है। और इसीलिए बहुत सारे जगह पे इसको सेंसस ना कह के सर्वे कहा जा रहा है क्योंकि सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है। सो इट्स ओके, लेट्स मूव अहेड। सेंसस का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सेंसस कोई नई चीज़ है। हाँ, ये वर्ड इसके कोनोटेशंस नहीं हो सकते हैं, बट इससे समहाउ सिमिलर प्रैक्टिसेस ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है। अर्थशास्त्र में मॉडर्न किंगडम में इस तरह के कुछ के करवाए गए थे सर्वे वगैरह, तो वो भी एक सेंसस का ही कैटेगरी माना जा सकता है। एन अकबरी मुगल पीरियड में अकबर के टाइम पे एन अकबरी एक लिटरेचर, एक टेक्स्ट है जिसमें इसका जिक्र है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा बट मैंने एक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस के लिए ये दिया है कि ये कोई मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं है। एंशिएंट इंडिया से लेके मिडिवल से लेके हर जगह इस तरह के प्रैक्टिसेस किए गए हैं, सेंसस पॉपुलेशन का कराया गया है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी है वो ये है कि मॉडर्न टाइम में इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। सो फर्स्ट सिटी वाइज सेंसस जो था इंडिया में वो ढाका सिटी का किया गया था, जो कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है वहाँ का। इसे किसने कराया था? तो इसे कराया था ब्रिटिश एक ऑफिसर थे, हेनरी वॉल्टर ने। सो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ सिटी का सेंसस इंडिया में कब किया गया था, तो 1830 में ढाका का किया गया था और हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस। सो इट वाज डन इन 1872 बाय मायो। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1872 गवर्नर जनरल मायो के द्वारा। दूसरा है कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस एक्चुअली मायो के द्वारा जो कराया गया था उसमें ये कंप्लीट नहीं था, मतलब कि पैन इंडिया लेवल पे नहीं हुआ था। तो लेकिन उसके बाद
फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो 1881 में कराया गया था गवर्नर जनरल रिपन के वाइसरायशिप में, गवर्नर जनरलशिप में, सॉरी। सो हम ये समझ सकते हैं कि कैसे सेंसस ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, और आफ्टर 1881 वो आगे हर 10 ईयर्स पे होता रहा। सो 1881 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के कमिश्नर थे डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज कास्ट सेंसस। सो इससे पहले कास्ट सेंसस समझने से पहले एक चीज़ समझना जरूरी है कि व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बेसिकली क्या होता है कि जब आप सेंसस करा रहे होते हैं तो उसी दौरान आप बेनिफिशियरीज को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन के डिफरेंट क्लासेस एंड कैटेगरीज का भी डाटा मेंशन करते हैं, लाइक कि पॉपुलेशन का कितना परसेंट बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड क्लास है, एसटीज हैं, और उनमें भी क्या कैटेगराइजेशन है। सो ऐसा 1881 के टाइम से होता आ रहा था और ये 1931 तक हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद 1931 के बाद ये प्रैक्टिस नहीं हुई। तो हमारे पास जो लास्ट डेटा था कास्ट का वो 1931 के कास्ट सेंसस का ही डाटा था, सॉरी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा था। सो बेसिकली जो बैकवर्ड क्लास कमीशन 1980 में बना था उसने 1931 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ओबीसी के डाटा को ही मान करके अपना रिपोर्ट दिया था। और यही बैकवर्ड क्लास कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बताइए इस कमीशन को कौन हेड कर रहे थे, कमेंट डाउन बिलो। सो आप समझते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस और ये एसईसीसी में क्या फ़र्क है। सो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड डाटा है, लेकिन कास्ट सेंसस जो है वो डेमोग्राफी ओरिएंटेड है। मतलब हम कास्ट सेंसस में हमारा बेसिक ध्यान होता है कि किस कास्ट की कितना पॉपुलेशन है, उसमें सब कास्ट क्या है, अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी में सब कास्ट क्या क्या है, इस पर ध्यान होता है। इसमें लिस्टिंग ऑफ हाउसेस भी किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेंसस जो होता है वो सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया 1948 के प्रोविजंस के अंदर कराया जाता है, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट और इसके काफ़ी प्रोविजंस स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इसमें इसके द्वारा कोई भी डाटा अगर आप सेंसस के अंदर कलेक्ट करते हैं तो उसकी कॉन्फिडेंशियल रखना उसको बहुत मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको डाटा एसईसीसी के अंदर करते हैं तो वो ओपन फॉर यूज़ होता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि एसईसीसी के अंदर जो डाटा है वो ओपन फॉर यूज़ है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंदर अगर आप सेंसस के अंदर को डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, वो गवर्नमेंट ओपनली यूज़ नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोविजंस प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का सेंसस कमिश्नर के सुपरविजन के अंतर्गत उसको एक्सेस करना होगा। सो ये कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं समझने के लिए। सो लास्ट एसईसीसी डाटा जो 2011 सेंसस में कराया गया था, लेकिन ये डाटा डिस्क्लोज नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ सम डाटा इनएक्यूरेसी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। तो क्या इशूज और चैलेंजेस थे जो कास्ट सेंसस कराया जा रहा था, उस काफ़ी बार उसके अगेंस्ट पेटिशंस फाइल किए गए कोर्ट्स में, कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आया, फिर बाद में उस क्लियरेंस मिला और सेंसस कंप्लीट किया गया। तो इशू क्या था, पहले तो मैंने आपको बताया कि सेंसस एक यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट है। तो बिहार गवर्नमेंट अगर इसको कंडक्ट करा रही थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन था। सेकेंड कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती लोकल अथॉरिटीज़ को डाटा कलेक्शन करने के लिए बिना नोटिफिकेशन। सेंसस एक्ट 1948 कहता है कि बिना आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आप लोकल अथॉरिटीज़ को अपॉइंट नहीं कर सकते। देखिए सेंसस एक ऐसा काम है जिसमें आपको अलग से कोई इसके लिए ऑथोराइज्ड ऑफिस नहीं है, ऑथोराइज्ड लेबर फोर्स नहीं है। सो यू हैव टू अपॉइंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी टीचर्स हैं या अदर हैं, उनको ही गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लोकल अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर लेते हो सेंसस वर्क के लिए। तो ये काम अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजंस के अंतर्गत। और ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के
के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट हो सकता है। तो ये एक डेडलॉक क्रिएट कर रहा था सेंसस को लेकर के। सेकंड था कि ये एक पिटिशन में ये भी कहा जा रहा था कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब ये इस किसी भी सिटीजन को इंडिया में कास्ट आइडेंटिटी देना, ये कास्ट रिजिडिटी को प्रमोट करेगा और ये डिग्निटी, बहुत सारे जो लोअर कास्ट में हम जानते हैं कास्ट स्टिग्मास सोसाइटी में प्रिवेल करती है, तो ये उनकी डिग्निटी और लाइफ को हैम्पर करेगा। सो इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इशूज़ एंड लीगल चैलेंजेस थी, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं, ये कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इंदिरा साहनी केस का रेफरेंस लिया कि नो फॉल्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट टू एमेलियोरेट सोशल बैकवर्डनेस, आर्टिकल 16 सब क्लोज 4। तो इसको करते हुए उन्होंने कास्ट सेंसस को मैंडेट किया कि ये कराया जा सकता है, और फाइनली इसके कंडक्शन को कंप्लीट किया गया और रिपोर्ट पब्लिश किया गया। सो ये हम लोगों ने समझा। अगर हम आगे देखते हैं कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं कास्ट सेंसस के, तो फर्स्ट इज पॉलिसी मेकिंग। वी ऑल नो कि अगर एक डेफिनेट डाटा गवर्नमेंट के पास हो कि किस सोशल ग्रुप की, किस कम्युनिटी के कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं, तो इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड काफ़ी ऑथेंटिक हो पाता है। डिप्राइव्ड लोगों का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ऑथेंटिक हो पाता है। इससे हम अपने सोसाइटी में पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे एजुकेशन, वेल्थ और स्कीम्स की एग्जीक्यूशंस को हम बेटर तरीके से आइडेंटिफाई करके लागू कर सकते हैं। सो हर एक चीज़ को पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूसिव बनाने के लिए पॉपुलेशन का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, जो कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट या डेडलॉक क्रिएट कर देता है केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज़ ए नीड ऑफ डाटा रिलेटेड टू कास्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमारे पास अब एक एग्जैक्ट डाटा है, और ये बस्ट करता है मिथ्स को रिजिडिटी ऑफ कास्ट को लेकर के, कास्ट एलिटिज्म को लेकर के, कास्ट मार्जिनलाइज को लेकर। तो ये सब एक सोशल इम्प्लीकेशन के तौर पे, बेनिफिट के तौर पे भी देखा जा सकता है। और हमें अगर एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता हो हर एक कास्ट का, कौन मार्जिनलाइज है, कौन डिप्राइव्ड है, किसकी पॉपुलेशन कम है, तो उसके बेसिस पे हम लोग पॉलिसी और स्कीम्स का क्रिएट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि एट द एंड इंक्लूसिव अप्रोच होगा कि सब पॉपुलेशन के हर एक सेक्शन को इंक्लूड किया जाए, बेनिफिशियरी बनाया जाए। सो कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। सो इट कैन सॉलिडिफाई एंड हार्डन द कास्ट आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल डायमेंशन को टच करता है कि इस तरीके से सिटीजन्स को कास्ट आइडेंटिटी देना लोगों के बीच में कास्ट आइडेंटिटी को हार्डन करेगा। ऑलरेडी हम समझते हैं कि बिहार जैसे स्टेट में कास्ट आइडेंटिटी काफ़ी प्रिवेल करता है। सो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है। देन सोशल फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है कास्ट के बीच में। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सिलेक्शंस में काफ़ी देखने को मिल सकता है। वोट बैंक बेस्ड फ्रीवीज स्कीम, हो सकता है कि पार्टिकुलर क्लास या ग्रुप को लेकर के गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे स्कीम्स को जनरेट करे फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग वोट। सो इस तरह के कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोगों ने समझा। सो देखते हैं कि इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स क्या क्या थी। तो फाइंडिंग्स तो आप सबने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा कि बैकवर्ड क्लास 27.13%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 36%, शेड्यूल कास्ट 19.65%, शेड्यूल ट्राइब 1.68% एंड अनरिजर्व 15.2%। ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल कास्ट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 15.9% थे, और शेड्यूल ट्राइब्स 1.3% थे। तो इनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ आप विटनेस कर सकते हैं कि अब ये 19.65 एंड 1.68% है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डायमेंशन है जो हमें समझना चाहिए कि बिहार स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस को लार्जली दो ग्रुप में करके हम स्टडी करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
So it is extremely backward classes and extremely backward classes and other backward classes. So extremely backward classes have 36.01% and बैकवर्ड क्लासेस हैव 27.12%. सो आप देख सकते हैं कि अगर इसको कंबाइंड हम करें तो ये 63% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाता है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि पूरे पॉपुलेशन का 63% कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस के कैटेगराइजेशन के अंदर आते हैं. तो नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स 19.65, जनरल कैटेगरी 15.52 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पे जो है वो ये है कि द सिंगल लार्जेस्ट सोशल ग्रुप कौन सा है, दैट इज़ यादव कम्युनिटी, दैट इज़ 14.27%. तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम समझ सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 63% बैकवर्ड क्लास है जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड में कैटेगराइज्ड है. शेड्यूल्ड कास्ट कितना है, जनरल कैटेगरी कितना है, सिंगल लार्जेस्ट सोशल ग्रुप कौन है और टोटल पॉपुलेशन में रिलीजन वाइज जो कैटेगराइजेशन है वो भी हम समझते हैं. तो रिलीजन वाइज सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स हिंदू है 81.99, देन मुस्लिम या इस्लाम 17.7% एंड देन अदर. आप इस तरीके से देख सकते हैं. मैंने इसके अलग अलग वो ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस ऑर्डर को इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है इसको इसी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए या करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए. सो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कौन है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस विच इज़ 36.01%, देन बैकवर्ड क्लासेस 27.12%, then scheduled caste 19.65%, then unreserved 15.52%, then scheduled tribes that is 1.68%. So इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. देन रिलीजन वाइज कैटेगराइज भी मैंने कर दिया, सबसे ज़्यादा हिंदू, देन मुस्लिम, देन बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, सिख एंड जैन. आप इनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं. सो ये कुछ फर्दर मेजर ग्रुप डिफरेंट क्लासेस के अंदर विद इन क्लासेस के अंदर कैसे कैटेगराइजेशन है ये भी समझते हैं. सो ये तो हमने देखा सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कौन है, दैट इज़ यादव कम्युनिटी 14.26% एंड रिस्पेक्टिव देख सकते हैं आप कुशवाहा, कुर्मी, बनिया कितने कितने परसेंट है, एससी में फिर कितने कितने कौन से हैं, जनरल में कैटेगराइज भी किया गया है कि कौन कौन से कास्ट के लोग कितने परसेंट है पॉपुलेशन का. तो आप इसे एक बार देख सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि इनके स्पेसिफिक डाटा आपको पूछा जाएगा. बहुत से बहुत आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है. यहाँ पे सिंगल कम्युनिटी लार्जेस्ट कौन है ये पूछा जा सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम आप याद रखेंगे और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखेंगे. सो ये मेजर फाइंडिंग्स थे बिहार कास्ट सेंसस के, इसको आप याद रखेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इस साल यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये कास्ट सेंसस काफ़ी न्यूज़ में रह रहा था तो ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल था कि क्वेश्चन आएगा. लेकिन क्वेश्चन कितना यूनिक आया था ये आप समझिए. वाई कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया इज़ बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक, ये क्वेश्चन आया था. सो आप इसके बारे में सोचिए और कुछ बता सकते हैं, लिख सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. सो इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और इसे आपको अच्छा सही लगा समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें.